सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का आंदोलन सही है और कोर्ट किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में दखल नहीं दे सकती, लेकिन किसान प्रदर्शन के दौरान ध्यान रखें कि आम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर बैठने से हल नहीं निकलेगा, सरकार से बातचीत से ही समाधान होगा और समाधान होने तक आंदोलन जारी रह सकता है। The court is want to balance both right of protest of farmers as well as right of movement. So in this angle only the court want to appoint a independent committee, impartial committee to decide all the factors. सुप्रीम कोर्ट में किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान में आने की मांग की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या आप हमें कोर्ट को एश्योर कर सकते हैं कि इन तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक सारी यूनियन, सारे किसान सब बैठ के बात न कर लें, सब मिलके सरकार और उसका समाधान न निकल आए। चीफ जस्टिस ने केंद्र को नए कृषि कानूनों को कुछ समय के लिए रोकने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे किसानों से बातचीत आसान हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर सब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कृषि कानूनों को रोकना संभव नहीं है। कोर्ट ने आज फिर कमेटी के गठन की बात की और कहा कि कमेटी में पी साईनाथ और भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान रास्तों को जाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये काम प्रशासन का है। किसानों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। रास्ता रोकने का काम तो यहाँ प्रशासन ने किया है, किसान को रोकने का काम हमने रास्ता नहीं रोका है। उसके लिए हम आज भी कह रहे हैं जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन होगा। किसान आंदोलन के समाधान के लिए कमेटी के गठन पर भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आने से वो खुश हैं। हमारे पास तो कोई नोटिस तो आया नहीं, ना हमें कोई चिट्ठी आई, हम कहाँ जा। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए। और जब 8 दिन से बातचीत नहीं हो रही थी तो उन्होंने ठीक कहा कि सरकार बैठ के बात करे और हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार बात करे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों के नाम चिट्ठी लिखी। 8 पन्नों के अपने खत के जरिए कृषि मंत्री ने नए कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच भ्रम को दूर करने की कोशिश की। झूठ, एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है। सच, एमएसपी सिस्टम जारी रहेगी। झूठ, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। सच, एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। ये कानून की परिधि से बाहर है। झूठ, किसानों की जमीन खतरे में है। सच, जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। झूठ, किसान कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। सच, किसान किसी भी वक्त बिना किसी जुर्माने के करार खत्म कर सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी चिट्ठी में आंदोलन के पीछे 1962 वाली सोच को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी। आज ये लोग फिर सन 62 की ही भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री की चिट्ठी को रिट्वीट करते हुए इसे देश के अन्नदाता से पढ़ने की अपील की। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून पर आज हंगामा हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र में सबसे पहले कृषि कानूनों पर चर्चा हुई और इस दौरान हंगामा हुआ। पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कानून को किसान विरोधी बताते हुए प्रतियां फाड़कर विरोध जताया। इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार ने कृषि कानून के विरोध में 1 दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन हंगामे की वजह से विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम प्रमुख का पद भी छोड़ दिया है। जितेंद्र तिवारी ने साफ किया कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन विधायक बने रहेंगे। तो हम तो आसनसोल का आवाज उठाए थे और आसनसोल के लिए हम काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए थे। उसके 1 घंटे के अंदर पांडेसर में मेरा जो एमएलए का कार्यालय है वहां तोड़फोड़ किया गया। कुछ दिन पहले ही जितेंद्र तिवारी ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक पत्र लिखकर आसनसोल के विकास को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। इससे पहले आज सुबह आसनसोल से टीएमसी नेता दीप्तांशु चौधरी ने पार्टी छोड़ दी थी और कल शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के मामले में आज गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने पथराव के मामले में लापरवाही के आरोपी 3 आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। भोलानाथ पांडे को 4 साल के लिए बीपीआरडी में एसपी के पद पर तैनात किया गया। प्रवीण कुमार त्रिपाठी को एसएसबी में डीआईजी के पद पर 5 साल के लिए भेजा गया। राजीव मिश्रा की आईटीबीपी में 5 साल के लिए आईजी के पद पर तैनाती की गई। गृह मंत्रालय ने आईपीएस काडर रूल 61 के तहत ये कार्रवाई की। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इस फैसले की जानकारी दी। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के वक्त ये तीनों अधिकारी ड्यूटी पर थे। गृह मंत्रालय ने तीनों अधिकारियों से पहले 3 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया था, लेकिन ममता सरकार ने इन अधिकारियों को केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजने से मना कर दिया था। अब गृह मंत्रालय ने इन अधिकारियों को नई तैनाती पर भेजा है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों से बंद रेल लिंक का उद्घाटन किया। हल्दीबाड़ी से चिल्हटी स्टेशन के बीच का ये रेल लिंक 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बंद हो गया था। वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का अहम हिस्सा है, जबकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान की तारीफ की। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा। डिजिटल समिट में दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर